मॉर्निंग एवरीवन, हाउस द जोश। चलो ऑडियो का वीडियो का ऑडियो सब बराबर क्या? चलो दोस्त, पिछली क्लास में हमने देखा था स्केड्यूल नंबर 1 के 3 पैराग्राफ। सर ये स्केड्यूल नंबर 1 क्या होता है? स्केड्यूल 1 ये कहता है, थोड़ा वॉइस बढ़ाओ। स्केड्यूल 1 ये कहता है कि अगर कंसिडरेशन ना भी हो फिर भी वो जो गिवन एक्टिविटी है वो क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। सर ऐसी हमने कितनी एक्टिविटी अभी तक देख चुके हैं? 3 एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी क्या थी? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। सर शर्त यह है कि अगर आईटीसी अवेल करा होगा तभी सप्लाई बनेगा, अगर आईटीसी अवेल नहीं करा होगा तो सप्लाई नहीं बनेगा। दूसरा ट्रांजैक्शन हमने देखा था सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। सर अब आपका डाउट ये था कि सर रिलेटेड पर्सन क्या होता है? तो रिलेटेड पर्सन में क्या क्या आता है? सर एक ही कंपनी के सारे डायरेक्टर्स आर रिलेटेड, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स आर रिलेटेड, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आर रिलेटेड। पर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है तो वहां पे एक लिमिट है, 50,000 रुपए पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर। एक और चीज हमने देखी थी कि सर अगर एक कंपनी साहिल लिमिटेड 25% या मोर इसमें होल्ड करता है, 25% और मोर इसमें होल्ड करता है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन। एक पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करता है तो भी रिलेटेड, और अगर एक थर्ड पर्सन मुझे कंट्रोल करता है तो भी रिलेटेड। सर फिर सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, ये पर्सन भी क्या कहलाएंगे? हमारे रिलेटेड पर्सन। और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। और मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली में सर हमने देखा था कि फैमिली में 2 चीजें, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ऑलवेज द पार्ट ऑफ फैमिली। फिर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, वो फैमिली का पार्ट तभी बनेंगे जब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? सर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, हर स्टेट में आपको अलग अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट में आपको अलग अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, तो जीएसटी लॉ के हिसाब से आपको अलग अलग पर्सन माना जाएगा, जिसे कहा जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन अगर एक लाइन पे कहूं तो एक पेन पे जितने भी सारे मेरे जीएसटी नंबर है वो सब आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। बोलो बात क्लियर है क्या? सर उसके बाद हमने थर्ड ट्रांजैक्शन देखा था, पैरा नंबर 3, क्या था यार वो? सप्लाई ऑफ गुड्स, भूलना मत, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट और वाइसा वर्सा। अच्छा सर कौन सा एजेंट यहां पे कवर्ड है? सच्चा एजेंट यहां पे कवर्ड है। सच्चा एजेंट मतलब वो एजेंट जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करे। अगर एजेंट इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू कर रहा है तो वो एजेंट इसके अंदर कवर्ड नहीं है। और एक और चीज हमने कल इसमें पढ़ी थी, डेल क्रेडर एजेंट। और डेल क्रेडर एजेंट का मतलब ये होता है कि सर एक ऐसा एजेंट जो प्रिंसिपल को इस बात की गारंटी देवे कि आपका पेमेंट कहीं जाने वाला नहीं है, उस एजेंट को बोलते थे हम क्या? डेल क्रेडर एजेंट। अब सर ये जो डेल क्रेडर एजेंट है इसका क्या करेंगे? ये जो डेल क्रेडर एजेंट है ये जो भी गुड सप्लाई करेगा, अगर डेल क्रेडर एजेंट एक सच्चा एजेंट है तो गुड्स के साथ इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट की वैल्यू क्लब हो जाएगी। पर अगर ये डेल क्रेडर एजेंट एक झूठा एजेंट है तो सर ये जो इंटरेस्ट है ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? फटाफट से चलो सर 21 वाला क्वेश्चन करके बताओ। एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है ना? ये रहेगा क्या? वेदर इट इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सर क्या झूठा एजेंट है कि ये सच्चा एजेंट है? सर ये तो झूठा एजेंट है। वुड योर आंसर डिफर इफ इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ एजेंट? यस सर, आवर आंसर विल डिफर। अब एक और चीज याद रखो, सर आंसर लिखे कैसे? देखो सप्लाई का सेक्शन है 7, पर अब ऐसे आप याद नहीं रख पाओगे कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। सिर्फ आप इतना भी लिखोगे ना, एज पर सेक्शन 7 रेड विथ शेड्यूल 1, रेड विथ व्हाट? शेड्यूल 1। पैरा याद है तो बहुत बढ़िया, पर आपको शायद पैरा भी याद हो गया, ठीक है? पैरा 1 था वो बिजनेस असेट्स वाला, पैरा 2 रिलेटेड पर्सन वाला, और पैरा 3 हमारा प्रिंसिपल और एजेंट वाला। गलत पैरा लिख के मत आना। सर इन बातों के कोई नंबर होते क्या? नहीं, इस बात के कोई नंबर नहीं रहते।
पर एक फिनिशिंग स्ट्रोक अच्छा पड़ता है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो उसको एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चे ने सेक्शन वेक्शन भी लिखे। तो याद हो तभी लिखना, याद नहीं हो तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सेक्शन 7 रेड विथ पैरा 3। अब एज इट इज, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल where the agent undertakes to receive such goods on the behalf of principal shall be treated as supply even if made without consideration। अभी यहां पे कुछ भी नहीं समझाना, सच्चा एजेंट क्या होता है, झूठा एजेंट क्या होता है, वो बाद में समझाएंगे। एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, इफ इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई इज इशूड बाय एजेंट इन हिज ओन नेम, फिर एक्टिविटी इज ट्रीटेड एज सप्लाई। आई बात समझ में? तो पहले तो मैंने सिंपल लॉ बता दिया कि स्केड्यूल 1 में क्या लिखा है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन ऐसा कहता है कि हर एजेंट इसमें कवर्ड नहीं होगा, जो सच्चा एजेंट है वही इसके अंदर कवर होगा। और फिर आखिरी में मेरे को यहां पे लिखना क्या, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो डिस्कशन में तो सिर्फ मुझे बताना है, देखो मिस्टर रुद्रा इज अपॉइंटेड टू प्रोक्योर द गुड्स एंड ही इज इशूइंग इनवॉइस इन द नेम ऑफ मिस्टर वी, तो हेंस मिस्टर रुद्रा इज नॉट अ एजेंट। कंक्लूजन शुड बी सिंगल लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन, उससे ज्यादा आपका कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, यस इफ इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ रुद्रा दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बोलो बात क्लियर है क्या? आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार आंसर कैसे लिखते हैं। मैंने आपको कल भेजा था सजेस्टेड आंसर, देखा क्या कि किसी ने सजेस्टेड आंसर? तो आज वो देख लेना आप, सजेस्टेड आंसर मैंने उसको ग्रुप पे भेजा हुआ है। चलो 22 वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। सीबीआईसी का मतलब होता है बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसको बोलते हैं हम क्या, सीबीआईसी। ठीक है, बहुत बार लॉ में क्लैरिटी नहीं होती है तो सीबीआईसी टाइम टू टाइम सर्कुलर्स और टाइम टू टाइम क्लैरिफिकेशन निकालता रहता है, उसी को बोलते हैं हम सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। फटाफट से आ जाओ यार 22 वाला क्वेश्चन लास्ट, आप बताना 22 वाला क्वेश्चन है क्या? क्यों बोल रहे हो ऐसा है? सर यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, मिस्टर राम इशूज हिज ओन इनवॉइस। अगर इसने ओन इनवॉइस इशू करा है तो कोई तो दिक्कत की बात ही नहीं है। बोलो बात क्लियर है क्या? सर 3 ट्रांजेक्शन तो हमने देख लिए, चौथा ट्रांजेक्शन है हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब यहां पे बिल्कुल सब इधर ही ध्यान देना 5 मिनट। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सरकार ने बहुत सारी बातें बोली। पहले तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय टर्म इंपोर्ट? इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि भैया आउटसाइड इंडिया से इंडिया के अंदर गुड्स का आना, उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का भी यही मतलब है कि आउटसाइड इंडिया से इंडिया में क्या आ रही है, सर्विसेज आ रही। सरकार हमेशा यही चाहती है कि इंपोर्ट को जितना महंगा करें उतना अच्छा। सरकार इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए प्रमोट नहीं करना चाहती क्योंकि अगर इंपोर्ट को प्रमोट करा तो फिर मेड इन इंडिया कैसे प्रमोट होगा। तो सरकार इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करना चाहती, तो सरकार ने बोला इंपोर्ट पे तो हमको टैक्स लगाना ही है। अब सरकार ने यहां पे क्या क्या बातें बोली देखना, यहां पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है, यहां पे क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स हम कहां पढ़ेंगे, सीए फाइनल में पढ़ेंगे। सर सीए फाइनल में कौन से हेडिंग में पढ़ेंगे, कस्टम में पढ़ेंगे। तो सीए फाइनल में 2 चीजें, एक जीएसटी और एक कस्टम। हूबहू जीएसटी सेम है, बस थोड़ा बहुत एडिशन डिलीशन वहां पे। हूबहू जीएसटी क्या है, सेम है। आपका साथ रहा तो मैं पिछली बार सीए फाइनल के क्वेश्चन भी इंटर के बैच को करवाएं। अगर आपका लेवल रहा तो अपन सीए फाइनल के क्वेश्चन भी करेंगे कहां पे, इंटर में। क्योंकि सर जीएसटी लॉ एज इट इज सेम है, बस सीए फाइनल में 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा सेम। मॉड्यूल उठा के देख लेना, एज इट इज सेम मतलब सेम। ठीक है, बस सीए फाइनल में एक और चीज ऐड होती है, दैट इज कस्टम। तो वहां पे 80 नंबर का जीएसटी और 20 नंबर का कस्टम। हमारे यहां पे पूरा 50 नंबर का क्या है, जीएसटी। चलो नोट्स की पीडीएफ सेंड कर दीजिए, ठीक है, आ जाएगी प्रिंस।
अब सुनो ध्यान से, पहला ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सरकार बोलती है कि अगर कंसिडरेशन है तो भले आपने बिजनेस के लिए यूज करा हो, भले आपने पर्सनल यूज के लिए यूज करा हो, तब भी इसको क्या बनाया जाएगा? सप्लाई बनाया जाएगा। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जो बिजनेस देखा जाता है ना, ये रेसिपिएंट का देखा जाता है, सप्लायर का नहीं देखा जाता है। क्या सप्लायर का देखा जाता है? नहीं। सर इसका एक एग्जाम्पल दो। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन प्राइम न्यूयॉर्क, और हम इंडिविजुअल कहां पे? इंडिया में। आप लोग क्या कर रहे हो? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। राजा तुम लोग बिजनेस यूज के लिए कर रहे हो या पर्सनल यूज? पर्सनल। क्या सर इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? 100% इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, भले आपने बिजनेस यूज के लिए यूज करा हो या भले आपने पर्सनल यूज के लिए यूज करा हो, कंसिडरेशन है ना, कंसिडरेशन है ना। देश से डॉलर बाहर जा रहा है ना, तो सरकार तुम्हें माफ नहीं करेगी। अगर कंसिडरेशन है तो इसमें ऑलवेज क्या बनेगा? सप्लाई। इसका मतलब है चाहे बिजनेस हो या चाहे क्या हो, पर्सनल। ठीक है। दूसरा, दूसरा ट्रांजैक्शन समझना ध्यान से कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। सर रिलेटेड पर्सन वही डेफिनेशन जो आज हमने रिवाइज करी। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन चेंज नहीं है, रिलेटेड पर्सन इज एज इट इज सेम जो हम ऑलरेडी पढ़ गए। और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, यहां पे हम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलेंगे, यहां पे हम क्या बोलेंगे? एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। साहिल सर का एक ऑफिस इंदौर में है और एक ऑफिस अमेरिका में, तो मैं डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलूंगा। डिस्टिंक्ट पर्सन तो तब बोलूंगा जब जीएसटी नंबर की बात हो। अब अमेरिका में कौन सा नंबर चल रहा है मुझे क्या मालूम, तो उधर क्या बोला जाता है? एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। क्या ये दोनों रिलेटेड कहलाएंगे? हाँ सर ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिलेटेड। तो फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, यहां पे कौन सा यूज देखा जाएगा? बिजनेस। और कंसिडरेशन ना भी हो फिर भी क्या बनेगा? सप्लाई। इसका मतलब है सिंपल सी बात, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया तभी सप्लाई बनेगा जब आपने लिया हो किससे? रिलेटेड पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से। अगर यहां पे रिलेटेड पर्सन की जगह अदर से लिया होता तो ये सप्लाई, ठीक है। कौन सा? शेड्यूल 1 में कवर्ड है। सर ये कवर्ड है मेरा शेड्यूल 1 में, क्योंकि जहां पे कंसिडरेशन नहीं होता है वो सारी बातें कवर्ड ही कहां पे? शेड्यूल नंबर 1। और कौन सा? सेक्शन 7 में कवर्ड है। ये कवर्ड है मेरा सेक्शन नंबर 7। ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, है ना, 2 मिनट। अभी इसके सारे क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा डाउट आएगा। ठीक है, ठीक है। एक और चीज, ये बस इस चार्ट को ध्यान रखना। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन, तो अगर विथ कंसिडरेशन है तो चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो कोई लेना देना नहीं है। पर क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। पर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ये चेक करो क्या रिलेटेड पर्सन है या नहीं है। अगर रिलेटेड पर्सन है तो ही क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं अभी आपको एग्जाम का ही क्वेश्चन कराता हूं, टफ वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 24 अपन साथ मिलकर ही करेंगे, देखते हैं किसका कितना क्या दिमाग चलता है। मिसेस प्रगति received legal advice
फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है, एंड पेड 1000 pound एज अ लीगल फीस टू मिस उन्नति ऑफ यूके लंदन। अब एक चीज बताओ, क्या कंसिडरेशन है? पहले अपने आप से पूछो क्या कंसिडरेशन है। हाँ, अगर कंसिडरेशन है तो ये मैटर नहीं करता है कि पर्सनल प्रॉब्लम है कि बिजनेस प्रॉब्लम है। पहली बार इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में रेसिपिएंट के एंगल से देखा जाता है, सप्लायर के एंगल से नहीं देखा जाता है। किसके एंगल से देखते हैं हम? रेसिपिएंट। तो हम किसके एंगल से देखेंगे? मिसेस प्रगति। तुम ये मत कहना कि सर मिस उन्नति के एंगल से, नहीं, हमें किसके एंगल से देखना है? रेसिपिएंट के एंगल से। बोलो बात क्लियर है क्या? सर यहां पे क्या है राजा? कंसिडरेशन। तो जब कंसिडरेशन है तो चाहे बिजनेस यूज हो चाहे पर्सनल यूज हो, क्या सप्लाई बनेगा? हाँ सर सप्लाई बनेगा। इतनी बात क्लियर है। सेकंड वाला केस हम देखते हैं। इफ इन दी अबव केस बोथ आर रियल सिस्टर्स, ठीक है, बोथ आर व्हाट? रियल सिस्टर्स। और अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन रहे ना, तो आप इसको किसका पार्ट मानना? फैमिली का। बोथ आर रियल सिस्टर, नो कंसिडरेशन इज पेड, विल इट चेंज योर आंसर? तो अगर बोथ आर रियल सिस्टर्स, रुक जाओ, बोथ आर रियल सिस्टर्स और यहां पे कोई कंसिडरेशन की बातें नहीं हुई है, तो मुझे एक बात बताओ कि सर अगर रियल सिस्टर्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में मैंने आपको क्या बताया? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बहुत बढ़िया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज रिलेटेड पर्सन के बीच में क्या देखा जाता है? बिजनेस यूज। क्या देखा जाता है? बिजनेस यूज। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब पूरा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज समझ में आ गया। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो यहां पे देखो ना, विदाउट कंसिडरेशन में दो कंडीशन है, एक तो रिलेटेड और डिस्टिंक्ट, दूसरा इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ऑल्दो रिलेटेड तो है, पर प्रॉब्लम कौन सा है? पर्सनल। तो क्या सप्लाई बनेगा? नहीं। ये चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन यही है, और इसके बाद एक और आएगा, थर्ड। फर्दर इन दी अबव केस इफ बोथ ऑफ देम आर रियल, मिसेस प्रगति रिसीव लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेस। अब क्या सप्लाई बन जाएगा? हाँ सर अब सप्लाई बन जाएगा। गड़बड़ तो नहीं करोगे एग्जाम में? बोलो बात समझ में आई आपको? पक्का? अगर बात समझ में आई तो ठीक है। अगर बात समझ में आई तो देखें, ये बी वाला क्वेश्चन, ए और बी दोनों आपको करने हैं। आपके पास 5 मिनट का नहीं 2 मिनट का ही समय है, ठीक है, 2 मिनट का ही समय है, देखते हैं, ठीक है, ए और बी दोनों। ए वाला सर, ए वाला तो क्या चैरिटेबल ट्रस्ट है, हु गेट्स द आई ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पीपल डन फ्री ऑफ कॉस्ट, डोनेट्स क्लॉथ्स एंड टॉयज टू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरिया। सबसे पहले तो इनका बिजनेस नहीं है, और दूसरा चलो अगर बिजनेस मान भी लोगे तो यहां पे कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है तो ये सप्लाई नहीं बनेगा, सिंपल। सेकेंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बी के दोनों पार्ट देखिए किसका कितना दिमाग चलता है, बोलो। हाँ, क्योंकि राजा मेरे 3 चीजें होनी चाहिए, एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन। एक्टिविटी तो है, अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, पर चैरिटेबल में ये बिजनेस नहीं मानेंगे कि डोनेटिंग क्लॉथ और टॉयज। अगर चलो बिजनेस मान भी लिया पर फिर भी क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है। तो जब तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाके वो क्या बनेगा? सप्लाई। सेकंड वाला देखें अब
कितना दिमाग आपका चल रहा है, पक्का? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? रिलेटेड है ना, ये इसका ब्रदर रिलेटेड तो है। अच्छा, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट के साथ साथ लॉयर भी पैसा कमा लेते। खैर छोड़ो। रमन इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई। हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड। एग्जाम में ऐसा नहीं कहेगा कि रिलेटेड है, नहीं है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। आपको सबको अपना अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा भी कर दिया ना, ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, तो ऐसा मत बोलना बेरोजगार है चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसा नहीं। क्या लिखा है? हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड। सेटल्ड नहीं भी लिखता, लिखा है ना वेल नोन लॉयर, तो इसका अजम्पशन यही मानना चाहिए कि सर वो डिपेंडेंट नहीं है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये रिलेटेड पर्सन है या नहीं? नहीं है। जब रिलेटेड पर्सन ही नहीं है तो फिर सर आगे की बात आप करो ही मत। कंसिडरेशन है क्या? रमन हैज टेकन अ लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड्स टू द फैमिली डिस्प्यूट। सर सप्लाई बनेगा क्या? नहीं बनेगा। दूसरा केस, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट? सर कोई आंसर डिफर नहीं करेगा भैया, वो रिलेटेड तो हो, आपको बस ये ध्यान रखना है। विदाउट कंसिडरेशन के केस में अदर केसेस हैं तो नॉट अ सप्लाई। तो ये तो अदर केसेस है ना, क्योंकि पहले तो क्या रिलेटेड है? नहीं। आई बात समझ में? क्या आंसर डिफर करेगा? बिल्कुल भी आंसर डिफर नहीं करेगा। बोलो पूरा पूरा क्लियर है? देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। विथ कंसिडरेशन है तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। बिजनेस डे है कोई मैटर नहीं, पर्सनल यूज है कोई मैटर नहीं, बस क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन है तो सर विदाउट कंसिडरेशन में अगर रिलेटेड है प्लस बिजनेस है, विदाउट में दो बातें, रिलेटेड है प्लस बिजनेस है, तो ही क्या बनेगा? सप्लाई। पर अगर अदर केसेस है कि रिलेटेड ही नहीं है, रिलेटेड तो है पर यूज कौन सा है? पर्सनल, तो उस केसेस में ये सप्लाई नहीं बनेगा। अब पूछो आपको जो डाउट पूछने हो। ठीक है, बोलो पक्का क्लियर है? पक्का पक्का पक्का। ऐसे ही चलो मैं देखता हूं आपको कितना क्या क्लियर हुआ है। हाँ जी, कहें। एक है राम, वो फादर है इंडिया में। एक है सूरज, वो भी कहां पे है? इंडिया में। और सूरज भाई ने सर्विसेज लिए पापा से, आर्किटेक्ट की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। आर्किटेक्ट की सर्विसेज लिए कैसा? फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये तो मैं बता देता हूं कि सर ये दोनों आपके रिलेटेड पर्सन है। कुछ ना गिवन हो तो आप समझ जाना क्या है? रिलेटेड पर्सन। तो ये सप्लाई है या नहीं? कंसिडरेशन ही एफओसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ है ना, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है ना, है ना। और सर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये होगा ना, क्योंकि दोनों इंडिया में तो इंपोर्ट ही मानेंगे। क्या कर रहे हो राजा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब ही क्या होता है? एक इंडिया के बाहर। नींदें खुल जानी चाहिए, मनोज सर की क्लास में नहीं बैठे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब एक इंडिया के बाहर और एक इंडिया के अंदर। राजा दोनों कहां हैं? अरे इंस्टीट्यूट मेरे को बोले ना पेपर बनाने को, तो फिर 50 में से 5-5 नंबर आएंगे बच्चों के। सर दोनों कहां है? इंडिया में। दोनों कहां है राजा? इंडिया। बात चल रही है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है? नहीं। क्या है ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज? नहीं। तो मुझे बताओ क्या ये यहां पे कवर होगा? नहीं सर, ये यहां पे कवर नहीं होगा। अगर इसको कवर करना ही है तो आप इसको कवर करोगे पैरा नंबर 2 में। कहां पे कवर करोगे? पैरा नंबर 2 में, क्योंकि पैरा नंबर 2 क्या कहता था? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्संस एंड डिस्टिंक्ट पर्सन।
बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का गड़बड़ तो नहीं करोगे? चलो एक और देखे ना, आपका कॉन्फिडेंस हवा में है इसमें। हाँ इसमें मान लेंगे सप्लाई, पैरा नंबर 4 के हिसाब से नहीं, पैरा नंबर 2 के हिसाब से। अगर फादर इंडिया के बाहर होता, ठीक है, तो भी सप्लाई मानेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट। अगर रिलेटेड है तो ही मानेंगे, ठीक है, रिलेटेड है तो ही मानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। तुम्हारे फादर का नाम? ठीक है, सत्येंद्र जी, ठीक है। अब आर्यन बेटा तुम है ना, तुम्हारा घर बना रहे हो, होम स्वीट होम, ठीक है, और ये होम स्वीट होम तुम ऐसा शानदार घर बना रहे हो, और जो तुम्हारे पापा है ना वो बहुत ही नामी ग्रामी एक आर्किटेक्ट है, ठीक है, जो कहां पे सिचुएटेड है? अमेरिका। और आर्यन पता है क्या है? आर्यन को क्या बना है? नहीं, आर्यन सीए इंटर है। आर्यन अभी चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है। आर्यन जी कौन है? अभी सीए इंटर, ठीक है। आर्यन जी ने सर्विसेज ली किससे? सत्येंद्र जी से। पापा ने सिंपल सा बोला, बेटा पापा बेटे बाद में, व्यवहार पहले। उसमें क्या है? पापा बेटे बाद में, व्यवहार पहले। सत्येंद्र जी ने बोला भैया पैसे तो लगेंगे। क्या लगेंगे? पैसे। इसने बोला पापा पापा, बोले नहीं, यू आर माई क्लाइंट। पापा पापा अभी तुम छोड़ो, ठीक है सर ऐसा कर लेते। तो सत्येंद्र जी ने इनसे $5,000 रुपए ले लिए, ठीक है। सबसे पहले बताओ क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है? हाँ, कंसिडरेशन है या नहीं है? है। अच्छा, कंसिडरेशन इस बात पे डिपेंड थोड़ी करता है कि रिलेटेड है या नहीं। पापा बोल रहे पैसे चाहिए मतलब चाहिए, उसमें क्या है। आजकल हम हमारे पापा की शॉप से कुछ भी लेते हैं, जैसे मेरे पापा की कपड़े की शॉप है, तो आजकल हम कुछ भी लेते, पापा बोलते बेटा अब तुम कमा रहे हो, अब कोई फ्री फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ही होता है भाई। तो अब मुझे एक बात बताओ यार, यहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो है, पर कंसिडरेशन है, तो सप्लाई बनेगा या नहीं? क्योंकि ये बना तो रहा है किसके लिए? होम स्वीट होम। सर हमने क्या पढ़ा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर कंसिडरेशन है तो फिर चाहे बिजनेस हो या पर्सनल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या ये सप्लाई बन जाएगा? हां सर ये सप्लाई बन जाएगा। बोलो सबको पूरा कंसेप्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का क्लियर हो गया क्या? पक्का। तो इसी के साथ हमने हमारे 4 पैराग्राफ खत्म करे। बोलो फटाफट से कौन कौन से पैरा। पैरा नंबर 1, अब आप बोलना, मैं फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहा हूं, आप बताना। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डैश asset, business asset, where dash has been dash, ITC has been awarded, ठीक है। दूसरा, supply of goods and services between dash and dash, between the related person or distinct person in the course or furtherance of business। एक कंपनी इसमें कितना परसेंट होल्ड करे और इसमें कितना परसेंट होल्ड करे कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएं, 25% और मोर। मैं इसको, इसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं ही लाता हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकालता भी मैं हूं, कॉर्पोरेट पॉलिसी भी मैं ही मैनेज करता हूं। क्या मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं? हाँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। क्या इनडायरेक्ट कंट्रोल भी आ जाएगा? हाँ सर इनडायरेक्ट कंट्रोल भी आ जाए। एक और चीज, वो लास्ट में जो मेरा भाई बैठा हुआ है वो एजेंट है। वो क्या है? एजेंट। पर वो जो एजेंट है ना, उसका काम है क्लास बिकवाने का। उसका काम क्या है? क्लास छोड़ो। स्मार्ट लर्निंग डेस्टिनेशन मालूम है आप सबको? पता ही होगा ना आपको, स्मार्ट लर्निंग डेस्टिनेशन SLD। ये SLD क्या करते हैं ना, अलग अलग फैकल्टीज की क्लासेस बिकवाते हैं। मुझे बताओ, ये एजेंट अगर SLD मेरी क्लास बिकवा रहा है CA फाइनल की, तो ये मेरा एजेंट हुआ। तो ये एजेंट रिलेटेड पर्सन में कवर होगा या नहीं? थोड़ा मैंने टफ पूछ लिया। हाँ, ये SLD मेरी क्लासेस बिकवा रहा है और एजेंट है ये मेरा, मेरी ही क्लासेस ही बिकवा रहा है और दूसरी भी क्लासेस अलग अलग फैकल्टीज की बिकवा रहा है, तो कवर होगा या नहीं? वहां पे वर्ड है सोल एजेंट। वहां पे वर्ड क्या है? सोल एजेंट। सोल मतलब बातों में क्या? अरे तुम करते हो ना यार लड़के और लड़की कि लॉयल रहना,
ऐसे करते हो ना, किसी और के पास मत जाना, उसको बोलते क्या? सोल। सोल मतलब सिर्फ तुम मेरे हो और किसी के नहीं हो। ये SLD सिर्फ मेरा थोड़ी है, ये तो पैसे का पुजारी है। आज मैं ज्यादा कमीशन दूंगा तो मेरे बिकवाएगा, कल को बीबी सर ज्यादा कमीशन देंगे उनके बिकवाएगा, कल को कोई दूसरा फैकल्टी ज्यादा कमीशन देगा उनके बिकवाएगा। क्या सिर्फ ये मेरे लिए काम कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों के लिए? बहुत सारे। ठीक है, वर्ड क्या है वहां पे? सोल एजेंट। ठीक है, ऐसा पूरा लॉ के ऐसे चिथड़े फाड़ के बता दूंगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। थर्ड ट्रांजेक्शन। सर थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा पैरा 1 हो गया, पैरा 2 हो गया, पैरा नंबर 3 क्या था यार? सप्लाई ऑफ डैश बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। कौन सा एजेंट? सच्चा एजेंट, मतलब वो एजेंट जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करे। अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड सप्लाई कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर सच्चा एजेंट है तो यहां से सप्लाई बनेगी और वहां पे एजेंट क्या ले लेगा? ITC। क्या ले लेगा एजेंट? ITC। पर अगर प्रिंसिपल कोई सर्विसेज दे रहा है, तो सर्विसेज दे रहा है तो यहां पे कोई सच्चा एजेंट और झूठा एजेंट की बात नहीं करी है, वहां पे लिखा हुआ है क्या? गुड्स। तो अगर सर्विसेज दे रहा है तो उस केस में मुझे एक बात बताओ, क्या सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा। और अगर सप्लाई नहीं बना तो सर अगर सप्लाई नहीं बना तो सामने वाले को ITC भी नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? इसके बाद हमने देखा था फोर्थ ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर कंसिडरेशन है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे बिजनेस यूज हो चाहे पर्सनल यूज हो, वो आपका सप्लाई बन जाएगा। पर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई तभी बनेगा जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। एक तो क्या? रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड द इंडिया, और दूसरा बिजनेस यूज। बोलो बात क्लियर है? इसी के साथ हमारा स्केड्यूल नंबर 1 खत्म होता है। स्केड्यूल 1 के बाद है हमारा स्केड्यूल नंबर 3। बिल्कुल ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा आपको। स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 3 का मतलब होता है नेगेटिव लिस्ट। स्केड्यूल 1 क्या कहता था कि एक्टिविटी है, बिजनेस है, पर कंसिडरेशन नहीं है। स्केड्यूल 3 ने बात करी किसकी? नेगेटिव लिस्ट में एक्टिविटी भी है, बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी है, फिर भी सरकार ने सप्लाई नहीं। सप्लाई नहीं बनाया, इसका मतलब इसके ऊपर GST की बातें नहीं होगी। चलो मेरे हिसाब से छोड़ो, आपको मैंने लॉ बनाने का मौका दिया। कौन कौन सी एक्टिविटी नेगेटिव लिस्ट में आप डालना चाहोगे? छोड़ दो, किताबें विताबें छोड़ो, आप तो लॉ बनाना। नेगेटिव लिस्ट क्यों लाए? बताओ क्यों लाए नेगेटिव लिस्ट? बहुत बढ़िया। एक होता है नेसेसिटीज, दो चीजें होती हैं। एक चैप्टर पढ़ोगे आप एग्जम्पशन, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? एग्जम्पशन। और एक पढ़ोगे नेगेटिव लिस्ट। अगर कोई चीज नेगेटिव लिस्ट से आउट हो जाती है तो उसके ऊपर भी कोई GST की बात नहीं होती, और अगर किसी चीज पे सरकार ने एग्जम्पशन देके रखी है तो उसके ऊपर भी GST की बात नहीं होती। नेगेटिव लिस्ट में अगर कोई चीज आ गई तो फिर उसको हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए वापस से एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, और एक्ट को अमेंड करना इतना आसान नहीं होता है। इसका मतलब स्केड्यूल नंबर 3 के चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। चेंज होता है पर इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। पर वो जो एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ोगे ना, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट कौन से चैप्टर में आते हैं? एग्जम्पशन। तो सर स्केड्यूल 3 में वो एक्टिविटीज हैं जिसपे सरकार GST नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए उनको कहां पटक दिया? स्केड्यूल नंबर 3 में। चलो सर मैं आपको स्केड्यूल 3 नहीं भी पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप बताना इस पे GST लगेगा या नहीं। अभी आपको पता ही नहीं स्केड्यूल 3 होता क्या है। एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, बस हाँ या ना बोलना कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, इस पे हम GST की बात करें या नहीं करें? सोच समझ के बताओ राजा। अगर इस पे GST की बात करी तो जो सैलरी आ रही है उसमें इनकम टैक्स तो कट ही रहा है। इनकम टैक्स या GST भी कटेगा, तो फिर बचेगा क्या? बचेगा क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैडम की जॉब लग गई रिलायंस में, ठीक है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई मैडम, बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपकी जॉब लग गई। पहला पैकेज आपको मिला 10 लाख रुपए का, ठीक है। इस 10 लाख रुपए में से इन हैंड होता है कितना? 60,000। इसको 18% का रेट डिवाइड बाय
118, 60 के कितने हो गए? 50,000। अभी इनकम टैक्स काटना बाकी। ये 50,000 मैडम कमाएगी 12 महीने, ये हो गए 6,10,000। अब सर इनकम टैक्स भी तो काटो, इनकम टैक्स अलग से काट लो, 50,000 का इनकम टैक्स अलग से काट लो, कितने हो गए? 5,60,000। तो सर आपने कमाया तो कुछ भी नहीं। बहुत सारे एम्प्लॉइज ने बोला यार ये तो गलत हो जाएगा कि अगर एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, ऑल्दो एक्टिविटी है, बिजनेस भी है और कंसिडरेशन भी है, पर सरकार ने बोला इसके ऊपर हम कभी भी जीएसटी की बातें नहीं करें। इनकम टैक्स लगेगा क्या? हाँ जी लगेगा। कौन से हेड में? इनकम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी ना, हमने यही पढ़ा इनकम टैक्स यार, 5 हेड होते हैं, यही है ना अभी भी, पक्का ना? हाँ ना यार। तो भैया फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे कोई भी एक इंसान है जिसका नाम है, क्या नाम था आपका? क्या नाम है? गुनगुन। ओहो, वो गुनगुनार गुनगुनार। चलो ये गुनगुन मैडम आपकी जॉब लग गई राजा कहां पे? डिलॉइट। और सैलरी कितनी तुम्हारी? 12 लाख रुपए पर एनम। इस 12 लाख रुपए पर एनम पे क्या जीएसटी की बातें होगी? सर इस 12 लाख रुपए पर एनम पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। अब सुनना, ध्यान से सुनना, क्या सिर्फ सैलरी ही मिलती है या और भी चीजें मिलती है? और भी चीजें। आपका टोटल रहता है सीटीसी। डू यू नो व्हाट दे मीन बाय सीटीसी? कॉस्ट टू कंपनी। सीटीसी और मेरी इन हैंड सैलरी अलग होती है। अब जैसे जब मेरी पहली जॉब लगी ना तो कंपनी ने बोला 8.5 लाख का पैकेज है। मैंने बोला भैया हम सिंधी लोग हैं, बैंक अकाउंट में कितना आएगा? वहीं मेरा दोस्त खड़ा हुआ था, बोले वो पागल। मैं बोला नहीं भाई, करियर का सवाल है। मैं पूछा बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा वो बताओ मेरे को, ये सब नहीं समझता, सीटीसी वीटीसी क्या होता है। फिर उन्होंने बताया कि बैंक अकाउंट में कितना आएगा। हर चार्टेड अकाउंटेंट की आर्टिकलशिप की सैलरी होती है 2,000 रुपए, है ना? 2,000, 1,000, 1,500, 2,000। और अगर आप डिलॉइट और उधर बिग 4 में काम करते हो तो 10,000, 15,000, 18,000 ऐसा रहता है। कहीं पे भी दूसरी जहां पे भी आप करोगे तो वहां पे यही रहता है। तो फिर सर एक बात बताओ, ये जो आपको सैलरी मिलेगी उस पर अगर जीएसटी भी काट दें तो मेरा मनी हट जाए, फिर तो करना ही नहीं है मेरे को सीए। इनकम टैक्स कटेगा क्या? हाँ इनकम टैक्स तो कटेगा। एक और चीज, ये कॉस्ट टू कंपनी में क्या क्या आता है? कॉस्ट टू कंपनी में आपकी सैलरी आएगी, आपके अलाउंसेस आएंगे, प्लस परक्विजिट आएगा। ये क्या होता है अलाउंस और परक्विजिट? किसी को मालूम है व्हाट डू मीन बाय टर्म अलाउंस? खर्चों के लिए कंपनी देती है, कैश में देती है? नहीं, सैलरी भी आपकी इन हैंड का पार्ट बनेगा, अलायंस भी आपका इन हैंड का पार्ट बनेगा। अगर कंपनी मुझे फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपीज दे रही है, उसमें से 60,000 में कंपनी ने बोला कि बेसिक सैलरी आपकी 45,000 है और आपका हाउस रेंट अलाउंस 15,000 है। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब होता है कि कंपनी आपको टोटल 60,000 रुपए देगी। इस 60,000 में से जो 15,000 है वो आपको एचआरए के नाम पे दिए जाएंगे। आपके अकाउंट में कितने क्रेडिट होंगे? 60,000। एक और चीज, इसमें एक और टर्म आता है जिसका नाम क्या है? परक्विजिट। परक्विजिट का मतलब होता है फैसिलिटीज। आजकल हर कंपनी में खाने की फैसिलिटी कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। हाँ, अलायंस यानी भट्टा, महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं, डियरनेस अलायंस, वो। अब सुनो, आजकल हर कंपनी में क्या रहता है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती, जैसे खाने की फैसिलिटी। जैसे मेरी एक फ्रेंड जेपी मॉर्गन में काम करती है, तो जब वो जेपी मॉर्गन में काम करती है, मैंने उसको बोला सैलरी वैलरी, बोले देख सैलरी वैलरी तो इतनी हाई नहीं है, 10-12 लाख की सैलरी है, पर कंपनी की कार आती है बढ़िया। फिर बोला और, बोले एक टाइम का खाना कंपनी में मिलता है बढ़िया। फिर मेरा एक और फ्रेंड है, उससे मैंने बात करी, बोले कि मेरी दुबई में जॉब है। मैं बोला यार दुबई में पैसे बचते थोड़ी होंगे। उसने बोला 2 मिनट है तेरे पास? बोला हाँ है। बोले सैलरी तो है, रहने की जगह भी कौन दे रहा है? कंपनी। खाने के पैसे नहीं, खाना दोनों टाइम का कौन दे रहा है? कंपनी। मैंने बोला बेकार खिलाते होंगे? बोले वेज नॉन वेज जो खाना हो। मतलब बढ़िया। मैंने बोला पक्का तेरे लॉन्ड्री के पैसे जाते होंगे? हर हफ्ते में लॉन्ड्री वाले भैया आते हैं, उसका बिल किसको जाता है?
मैंने वहीं प्रेरक सर को लाइन पे लिया, मैं प्रेरक सर देखो तो सही। तो या आजकल लोग सैलरी और अलायंस की वजह से नहीं जाते, पर्क से। जैसे हम जब इंटरनल ऑडिट में थे ना, तो इंटरनल ऑडिट में मैं आपको क्या बताऊं, इंटरनल ऑडिट जैसे फील्ड नहीं है। मेरी सैलरी तो कम थी, 8 लाख 9 लाख, पर जो परक्विजिट थे वो ऐसे थे कि भैया हर दिन फ्लाइट से ट्रैवल, वहां पे होटल में रुकना है तो 5 स्टार, 5 स्टार से नीचे नहीं। और वहां पे हमारी वो जिंदगी चेन खुली की मेन खुली जैसे होती थी। फोन लगाया, एक पिज्जा ले आना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आ जाओ पिज्जा, सर साइन करके दे दो, ये साइन करके दे दिया। अब ऐसे ही होता है। ये सब क्या है, परक्विजिट, ये सब चीजें परक्विजिट। इनफैक्ट जॉब इंसान आजकल एक चीज की कर रहा है, क्या, परक्विजिट। भाई मुझे, जैसे मैं आपको एक सीन बताता हूं, एक हमारा ऑडिट प्लेस था एलांटे। एलांटे इज अ मॉल, ठीक है, एलांटे चंडीगढ़ क्या है, मॉल। इसके पास में एक होटल था हयात, दोनों पास पास में ही थे और दोनों का ऑडिट हमको ही मौका मिला करने का। अब हम हयात चंडीगढ़ का ऑडिट कर रहे तो रहेंगे भी वहां पे, और हयात चंडीगढ़ में नॉर्मल एक जने का रहने का रेंट है 15,000 पर डे, 15,000 रुपए पर डे का। तो शुरू शुरू में क्या हुआ कि अब ये तो गए, अब चाय पीने का मन हुआ, तो इन्होंने बोला, एलांटे वाला ने, हम मंगवा देते हैं। मैं बोला नहीं, ये यहां से यहां तक का रास्ता था कितना, 100 मीटर। मैं वहां पे गया हयात में, क्योंकि अपने को तो साइन ही करना है। वहां पे मैंने 600 रुपए की चाय पी, और वो 600 रुपए की चाय पीने के बाद वो 2 कुकीज देते हैं। मैंने ये भी बढ़िया है यार। तो भैया ये सारी चीजें क्या है, परक्विजिट। इसका कंपनी मेरे को पैसा नहीं देगी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एक काम करो मेरे को 600 की चाय नहीं चाहिए, मेरे को कैश दो, ये नहीं कर सकते। ये सब आपको फैसिलिटीज दी जाती है कंपनी के द्वारा। आपका मेडिक्लेम, आपका LIC, आपका टर्म इंश्योरेंस, इनफैक्ट आपकी जिम की फीस, जो आपकी जिम की फीस है वो भी कौन बियर करता है, कंपनी। इनफैक्ट कहीं कहीं पे जगह पे तो जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हो तो जो मेंबरशिप फीस पे करनी रहती है, वो मेंबरशिप फीस भी आपके बिहाफ पे कौन पे कर रहा है, कंपनी। मोबाइल फोन आपको देती है कंपनी, उसके अंदर जो रिचार्ज है वो भी कौन डलवा के देगा, कंपनी। ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है, परक्विजिट, ठीक है। तो सर पूरा का पूरा जो CTC है उसके ऊपर कोई GST की बातें नहीं होगी। इसके अंदर सैलरी भी आ गया, अलाउंस भी आ गया और परक्विजिट। क्या इसके अंदर गिफ्ट भी आ गया, हाँ सर, गिफ्ट पर गिफ्ट कितनी लिमिट तक, 50,000, क्योंकि अगर 50,000 से ज्यादा है तो फिर सर हम GST की बातें करेंगे। बात क्लियर है सर। मैडम गुनगुन की जॉब लग गई रिलायंस में। रिलायंस में मैडम बहुत अच्छा काम कर रही थी, मतलब मुकेश अंबानी ने बोला यार मैडम आप तो क्या काम करती हो, इनकम टैक्स को पूरा घुमा ही देती हो। इसने बोला मनोज सर से क्लास लिए, इसने बोला ऐसा घुमाती हो इनकम टैक्स मैडम, हम तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए आपको देखते हुए। मुकेश भाई ने मैडम को साइड में बुलाया, बोला रिलायंस का रिटर्न नहीं भरना है, मेरा पर्सनल रिटर्न भरना है। रिलायंस का रिटर्न अलग जाएगा और मुक्कू भाई का रिटर्न अलग जाएगा। इसने बोला, गुनगुन मैडम ने, मुक्कू भाई आपका रिटर्न तो भर देंगे, 10,000 रुपए लेंगे अलग से, क्योंकि आप अलग से आए हो तो पैसे भी कैसे दो, अलग से। अब आप एक बात बताओ, गुनगुन मैडम ने रिलायंस का काम करते हुए एक अलग काम लिया मुकेश भाई का रिटर्न भरने का, क्या इसे मैं सैलरी का पार्ट मानूं कि इसे मैं अदर इनकम मानूं और इसके ऊपर तो सर GST की बात करूं, ठीक है। तो सर अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे रहा है, वही GST से आउट है। ये जो आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दी जा रही है ना, इसके ऊपर हम GST की बातें करेंगे। एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल यहां पे है रितेश सर और यहां पे है हमारी कोचिंग। अब रितेश सर को एक कोचिंग से ऑफर आया, वी लिमिटेड वालों ने, अरे यार, वी लिमिटेड वालों से ऑफर आया किसको, रितेश सर। वी लिमिटेड वालों ने बोला कि प्रेरक सर को तोड़ना है, तो प्रेरक सर को तोड़ने के लिए सबसे बड़े किसको तोड़ो, रितेश सर, है ना, बंद कर दो दरवाजा, है ना। तो अगर प्रेरक सर को तोड़ना है तो सबसे पहले किसको तोड़ो, रितेश। जैसे ही रितेश सर को तोड़ा, प्रेरक सर ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे।
तो वी लिमिटेड ने रितेश सर को बोला कि आपको अपन एक चार्टेड अकाउंटेंट जितना पैकेज देते हैं 50,000 रुपए पर मंथ। रितेश सर ने ये बात बताई किसको? प्रेरक सर। प्रेरक सर के आंखों से आंसू रुके नहीं। प्रेरक सर रोए जा रहे। तो रितेश सर बोले यार प्रेरक सर देखो यार, आप तो पैसे दे नहीं रहे हो, वो दूसरी कोचिंग पैसे दे रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रेरक सर ने बोला यार रितेश सर, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं। क्या देता हूं मैं आपको? 5 लाख। आप आज हाथ आगे करो। उन्होंने बोला ठीक है, आज आप वादा करो। वादा? बोले क्या वादा? मैंने अपनी वाइफ से वादा नहीं करा। बोले नहीं करो। ये वादा करो कि अगले 5 साल तक कहीं भी दूसरी जगह जॉब पे नहीं जाऊंगा। क्या वादा करो कि अगर आज प्रेरक सर रितेश सर को 5 लाख रुपए दे दें तो ये वादा करो कि कहीं दूसरी जगह 5 साल तक जॉब करने नहीं जाऊंगा। क्या ऐसा वादा हो सकता है? 100% हो सकता है। क्या सर ऐसा वादा कंपनियों में होता है? 100% होता है। 100% कंपनियों में होता है। क्या ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या ये बियॉन्ड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? बियॉन्ड। क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर, इसके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे। आई बात समझ में? बोलो। तो सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फिर सर जीएसटी की बातें हम करेंगे। ठीक है। ये जो फीस होती है इसको हम बोला जाता है नॉन ज्वाइनिंग फीस। आगे आप बढ़ोगे, मतलब जब आप जॉब करोगे ना और आपकी जॉब में एक अच्छी पोजीशन हो जाएगी तो आपको ऐसे ऑफर्स बहुत मिलेंगे कि तुम छोड़ के मत जाना, इसके लिए कंपनी तुम्हें 10 लाख रुपए दे रही है, पर वो 5 साल तक फिर तुम उस कंपनी से बंधे रहोगे। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? इसके बाद सर नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस में जीएसटी इज एप्लीकेबल। इसको छोड़ो ना, ये 4th वाला बताता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? अतुल। बहुत हो गया यार। कोई वो है क्या, मतलब डरा डरा सा सहमा सा? कौन है? मानव। हाँ, इसका नाम क्या है? मानव। मैं आपको मानव की कहानी बताता हूं। मानव का रिजल्ट आने वाला था फाउंडेशन का, और मानव वो खिड़की के बाहर यूं करके बैठा हुआ था, एक पांव इधर और एक पांव इधर। इसने बिल्कुल डिसाइड करा था कि भैया अगर यहाँ पे पास दिखा तो इधर की तरफ आ जाऊंगा और फेल दिखा तो उधर की तरफ चला जाऊंगा। इसके दोस्त नीचे ही खड़े थे, ऐसे गोदी गोदी कर रहे थे। इसके दोस्त खड़े थे कि भैया मानव की जान नहीं जानी चाहिए। मानव रिफ्रेश करे, रिजल्ट ही नहीं है, रिजल्ट ही नहीं है। इसके दोस्त ने बोला मानव नीचे उतरो। मानव ने बोला नहीं, पास हुआ तो इधर, फेल हुआ तो उधर। बोले बहुत हो गए सीए। अब सीए नहीं बनेंगे तो भगवान के पास जाके कंप्लेन करेंगे। ठीक है। इसके दोस्त नीचे खड़े हैं, सब प्लानिंग व्लानिंग बैठा रहे, पर दिक्कत ये हो गई इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट लेट कर दिया। इसके दोस्तों को लगा यार फोकट का टाइम पास कर रहे हैं, हवा में वैसे ही बहुत बातें बोलता है। इन्होंने बोला कि चलो अपन तो जाते अपने अपने घर। रिजल्ट आया, इसके दोस्त पास हुए, इनको चिंता हुई किसकी? मानव। मानव अपना जिद का पक्का। रिजल्ट में मानव का नहीं हुआ, और जैसे मानव का नहीं हुआ तो मानव ने इधर जंपा नहीं मारा, उधर जंपा मारा और जोर से चिल्ला, और नीचे तो कोई था ही नहीं। फिर मानव इमीडिएटली क्या, 2 मिनट का मौन रखेंगे। मानव इमीडिएटली क्या हो गया? मानव की इमीडिएटली क्या हो गई? डेथ। इसके दोस्त आए फटाफट से, कंधा देने तो आएंगे ना, 4 लोग लगेंगे, 1 2 3 4। तो इसके दोस्त आए कंधा वंधा देने। सुनो ध्यान से, जैसे इसकी डेड बॉडी को कहां लेके जाएंगे भैया? बोलो कहां लेके जाएंगे डेड बॉडी को? शमशान घाट लेके जाएंगे। तो बस, अरे ओ जीएसटी अभी रुको, जैसे ही डेड बॉडी को हम लेके जाएंगे किधर? शमशान घाट। अच्छा, शमशान घाट वाले बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, लकड़ी देंगे। अरे आत्मा थोड़ी बोलती है चुप रहो तुम, लकड़ी देंगे, और फिर उधर आग वाग लगाने की सर्विसेज दी जाती है, फिर वहां पे और भी बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है। इसकी फ्री में देते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। अगर सरकार इस पे जीएसटी की बात करती ना तो माना यूं उठता है, सरकार जीते जी तो बख्शा नहीं, चैन से मरने तो दो। एक तो साला जीते जी सीए ने परेशान करे, और फिर मरने में तुम बोल रहे हो कि जीएसटी लगाओ। सरकार ने बोला तुम चैन से मरो। तुम किससे मरो भैया? चैन से। फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, सबका अलग अलग रिचुअल्स होता है। कोई लोग जलाते हैं, कोई लोग दफनाते हैं,
तो सबका अलग अलग रिचुअल्स होता है। तो फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमाटोरियम पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। ये भाई को जब एम्बुलेंस लेके जा रही है, ये भाई को जब वो शव वाहन आता है ना, कितना हंस रहा है ये बोल रहा है कि सर वो जो शव वाहन आती है ना, वो शव वाहन भी फ्री में नहीं लेके जाती है, वो शव वाहन भी थोड़ा बहुत क्या लेती है, पैसे लेती है, चार्ज लेती है। तो वो जो शव वाहन चार्जेस ले रही है उसके ऊपर भी नो जीएसटी। इसकी एक इच्छा थी कि मेरे को एयर एम्बुलेंस में जाना है। इच्छा तो इच्छा होती है ना, मेरे को कहां जाना है, एयर एम्बुलेंस, और मेरे को है ना आप कानपुर में ही जलाओ, इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस कहां है, कानपुर। इसने बोला मेरे को जलाओ कहां पे आप, कानपुर। बोले ठीक है तेरी ये इच्छा भी पूरी। एम्बुलेंस एम्बुलेंस होती है, नॉर्मल एम्बुलेंस हो या एयर एम्बुलेंस हो, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर अभी हमने फटाफट से 2 एक्टिविटी देखी, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, दूसरा सर्विसेस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमाटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। डिसीज का मतलब है किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जो मर गया है उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। नॉर्मल एम्बुलेंस से करो, शव वाहन से करो, एयर एम्बुलेंस से करो, उसके ऊपर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।